अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप किया था। चैप्टर नंबर 3 वाज अबाउट डेटाबेस डिज़ाइन और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिज़ाइन की टेक्निक स्टडी की थी। जैसे फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है। इसके अलावा हमने AR डायग्राम्स क्या होती हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनकी नोटेशंस क्या होती हैं, इसको हमने स्टडी किया था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। Before moving on to the topic, I would like to tell you about the contents of today's lecture. सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा इंटीग्रिटी कहते किसको हैं। ठीक है, नाम ही चैप्टर का है ना, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, कि डेटा इंटीग्रिटी किसको कहते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ एंटिटी इंटीग्रिटी एंड डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। इनको हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रॉब्लम्स इन एंटिटी और एट्रीब्यूट्स। यानी कि जब आप रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बनाना शुरू करते हैं तो एंटिटीज़ या टेबल्स जो बनाते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिज़ाइनिंग क्या ही हम कह सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि नॉर्मलाइजेशन जो एक स्टेप है वो करने से पहले उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, सो अगर वो रिमूव ना किए जाएं तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं। तो वो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू दी टॉपिक दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी एंड टाइप्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। अब इसका क्वेश्चन जो है वो यूजुअली आपका कैसे आता है, आपको डेटा इंटीग्रिटी की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, मींस इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेटा इंटीग्रिटी बताएं, उसके टाइप्स बताएं। इसके अलावा आपको डेफिनेशंस के तौर पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है, या जो इसके टाइप्स हैं कि डिफाइन एंटिटी इंटीग्रिटी या डिफाइन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो इट कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज दी शॉर्ट क्वेश्चन। डेटा इंटीग्रिटी पे आ जाए। अब व्हाट इज़ मेंट बाय डेटा इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। करेक्टनेस का मतलब आपको पता है कि डेटा करेक्टली एंटर हुआ है या नहीं है, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि एक फ़ाइल में डाटा कुछ और पड़ा हुआ है और दूसरी जगह पे कुछ और पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि एक यूज़र ने जब कुछ डाटा में चेंजेस की हैं तो किसी यूज़र को कुछ और नज़र आ रहा है, किसी यूज़र को मे बी चेंज हुआ हुआ डाटा नज़र आ रहा है, किसी यूज़र को चेंज हुआ हुआ डाटा नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक टेबल से हमें कुछ और डाटा मिल रहा है, दूसरे टेबल से कुछ और मिल रहा है। सो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम जो है वो बहुत सारे प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं डेटाबेस सिस्टम में, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाते हुए, ताकि ये इंश्योर करें कि डाटा करेक्ट भी है और कंसिस्टेंट भी है, कि डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं है। सो करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी को हम कहेंगे कि डाटा इंटीग्रिटी, यानी कि हम चाह रहे हैं कि डाटा इंटीग्रिटी हमारे डेटाबेस में मेंटेन रहे। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से डेटाबेस प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी भी है। ऑल्दो सिक्योरिटी का वर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यूजुअली क्या होती है, जैसे आप अपने घर को भी सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, आपका पर्पस क्या होता है जब आप घर को सिक्योर करते हैं, कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा आपके घर में मत आए ना। घर की सिक्योरिटी यही होगी ना। किसी कंपनी की भी सिक्योरिटी के लिए क्या है, बाहर गेट कीपर है, बाहर उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम्स अटेंडेंस लगाई हुई है। ठीक है, कि जो सिर्फ ऑथराइज्ड बंदे हैं वही कंपनी में आ सकें, ये सिक्योरिटी है ना किसी कंपनी की या किसी घर की। सो सेम इज़ द केस विद डेटाबेस सिस्टम एज वेल। इसकी जो सिक्योरिटी से जब हम मुराद लेंगे तो उसका मतलब यही है कि डाटा कोई अनऑथराइज्ड बंदा यूज़ मत कर सके। ठीक है, कि कोई ऐसा बंदा सिर्फ जिनके लिए डेटाबेस बनाई गई है वही उसको यूज़ करें, कोई अनऑथराइज्ड बंदा डाटा को, आपके डेटाबेस सिस्टम को यूज़ ना कर सके। तो सिक्योरिटी से मुराद ये होता है कि प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस, और डाटा इंटीग्रिटी क्वालिटी ऑफ डाटा से रिलेट कर रहा होता है। मीन्स कि डाटा की क्वालिटी बरकरार रहे। डाटा कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं
यूज़र्स को कुछ और डाटा नज़र आ रहा है, किसी टेबल में कुछ और पड़ा हुआ है, किसी टेबल में कुछ और पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं तो नहीं है कि जिस कॉलम में नंबर्स डालने थे यूज़र ने उसमें अल्फ़ाबेट्स एंटर कर दिए हैं। तो इंटेग्रिटी से बेसिकली इंटेग्रिटी किस पे फोकस कर रहा है, टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा इंटेग्रिटी से ये मुराद नहीं है कि कोई अनऑथोराइज्ड बंदा यूज़ इसको कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उससे मुराद वो सिक्योरिटी की टर्म उसके लिए यूज़ होती है। सो डाटा इंटेग्रिटी इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। अब डाटा इंटेग्रिटी सॉफ्टवेयर में या सिस्टम जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है मेंटेन कैसे की जाती है, दैट इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट से मुराद क्या है, ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, डेटाबेस में, यानी ऐसे रूल्स अप्लाई किए जाएं कि जिसकी वजह से सिर्फ करेक्ट डाटा एंटर हो, इनकरेक्ट डाटा एंटर ना हो। सो व्हाट इज़ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स? इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हम बेसिकली रूल्स को बोल रहे हैं। ऑल दोज रूल्स दैट इंश्योर द करेक्ट एंट्री ऑफ डाटा, कि डाटा कंसिस्टेंट है, डाटा करेक्ट है। अब डाटा इंटेग्रिटी की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? एक एंटिटी इंटेग्रिटी है और एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। एंटिटी नाम से ही पता चल रहा है, एंटिटी किसको बोलते हैं? एंटिटी का आप टेबल बनाते हैं ना, जैसे एम्प्लॉय एक एंटिटी है। एंटिटी हर वो चीज़, ऑर्गेनाइजेशन की हर उस चीज़ को बोलते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है, रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। एम्प्लॉय एक एंटिटी है कॉलेज की, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, बुक्स एंटिटी हो सकती हैं, बुक्स की भी अगर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा रही है, और स्टूडेंट की फ़ी एक एंटिटी हो सकती है। सो एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? द एंटिटी इंटेग्रिटी इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन प्राइमरी की वैल्यू ऑफ अ रिलेशन। अब अगर आप लोगों को प्राइमरी की याद हो, व्हाट वाज द प्राइमरी की? प्राइमरी की एक टेबल में उस कॉलम को बनाते हैं जिसके थ्रू हम यूनिक रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकें, जो कि हर एंटिटी की, हर इंस्टेंस की यूनिक होती है। जैसे अगर स्टूडेंट है, उसकी प्राइमरी की क्या हो सकती है? उसका रोल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं ना, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा कॉलम है जो कि यूनिक होगा? रोल नंबर। रोल नंबर एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से सिमिलर नहीं हो सकता कभी भी। नेम्स तो सेम हो सकते हैं ना, एक क्लास में, एक कॉलेज में, एक स्कूल में, लेकिन रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। सो एक स्टूडेंट की प्राइमरी की, एक स्टूडेंट टेबल है तो उसमें प्राइमरी की हम किस कॉलम को बना सकते हैं? उसके रोल नंबर को बना सकते हैं। सो एंटिटी इंटेग्रिटी ये इंश्योर करती है कि प्राइमरी की में नल वैल्यू मत हो, यानी प्राइमरी की खाली मत हो। हर स्टूडेंट का रोल नंबर ज़रूर होता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि जिसका रोल नंबर ना हो, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट इन अ रिलेशन नो प्राइमरी की वैल्यू कैन हैव अ नल वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, प्राइमरी की वाला जो एरिया है वो वाला कॉलम किसी भी रिकॉर्ड का खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स एंटर कर रहा है, उसका नेम डाल रहा है, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, अगर वो नेम नहीं डालेगा तो तब तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर उसको शायद एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर वो उसका रोल नंबर एंटर नहीं करेगा तो फ़ौरन सॉफ्टवेयर एरर देगा कि वो कहेगा कि आपने प्राइमरी की वाली वैल्यू एंटर नहीं की है। तो अगर आपको याद हो, मैंने MS एक्सेस में जब टेबल्स बनाए थे, ठीक है, उसमें अगर मैंने जब डिफरेंट कॉलम्स बनाए थे, अगर आप किसी कॉलम को सेट कर देते हैं एज अ प्राइमरी की और उसके बाद रिकॉर्ड एंटर करते हैं, तो प्राइमरी की वाली जगह अगर आप खाली, यानी रोल नंबर अगर आप स्टूडेंट का एंटर नहीं करेंगे तो फ़ौरन सॉफ्टवेयर एरर देगा। ओके, वो आपको इस तरह का एरर देगा कि आप इसमें कोई वैल्यू एंटर करें वरना आपका रिकॉर्ड सेफ नहीं होगा। दैट मीन्स MS एक्सेस इंश्योर करता है कि एंटिटी इंटेग्रिटी मौजूद है। वो आपको अलाउ ही नहीं करता डाटा को एंटर करने देना जब तक आप प्राइमरी की वाली वैल्यू नहीं डाल देते। सो एंटिटी इंटेग्रिटी इट्स अ टाइप ऑफ डाटा इंटेग्रिटी। इसकी वजह से कोई भी यूज़र जब रिकॉर्ड एंटर करता है उसको मस्ट वो प्राइमरी की वाली वैल्यू में कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा। प्राइमरी की का फ़ायदा क्या है? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ट्यूपल्स यूनिकली। ट्यूपल्स किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड्स को। अगर मैं रोल नंबर 1 एंटर करूँगी तो सिर्फ एक रिकॉर्ड, एक ट्यूपल मेरे सामने आएगा,
अगर मैं नेम एंटर करूँगी तो नेम लेट्स सपोज अलिशबा एंटर करती हूँ, अलिशबा 4 हैं आपकी क्लास में, मेरे सामने सॉफ्टवेयर कितने रिकॉर्ड शो करेगा, 4 रिकॉर्ड शो करेगा। लेकिन अगर मैं अलिशबा का रोल नंबर जिस अलिशबा को मैं का रिकॉर्ड में देखना चाह रही हूँ, अगर मैं उसका रोल नंबर एंटर करूँगी तो सिर्फ एक ही अलिशबा का जो रिकॉर्ड है वो आइडेंटिफाई होके सामने मेरे पास रिट्रीव होके आएगा। अगर लेट्स सपोज आपने प्राइमरी की, अगर आपको सॉफ्टवेयर अलाउ कर दे कि प्राइमरी की वैल्यू को आप नल कर दें, ठीक है, जो कि होता नहीं है, इट डजंट अलाउ यू, तो उस सूरत में क्या होगा, आपको कभी भी यूनिक ट्यूपल्स रिट्रीव होके नहीं मिलेंगे। मीन्स अगर आपने खाली जगह ही छोड़ी हुई है, रोल नंबर ही नहीं डाला हुआ, प्राइमरी की वैल्यू ही नहीं डाली हुई, तो आपको कभी भी यूनिकली जो है वो कोई रिकॉर्ड रिट्रीव होके नहीं आएगा। सो दिस इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी। दूसरी टाइप ऑफ इंटेग्रिटी कौन सी है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ एंड प्लीज़ फोकस ऑन इट। इट इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन अ फॉरेन की वैल्यू ऑफ अ रिलेशन। हमने 2 तरह की कीज़ पढ़ी थी, 2 नहीं ज़्यादा पढ़ी थी, लेकिन 2 जो उनमें मेन कीज़ थी, एक प्राइमरी की थी और एक फॉरेन की थी। इफ़ यू रिमेंबर, जो एक टेबल की प्राइमरी की होती है वही दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस टेबल से देती हूँ कि अभी ये देखिए आपको 2 टेबल सामने नज़र आ रहे हैं, एक स्टूडेंट का टेबल है और एक रिज़ल्ट का टेबल है। स्टूडेंट के टेबल में ये देखिए रोल नंबर, ये जो कॉलम है ये प्राइमरी की है, ये यूनिक है। यही रोल नंबर जब रिज़ल्ट के टेबल में आए तो इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ प्राइमरी की। देखें डुप्लीकेट हो रहा है ना, रोल नंबर 1 भी 2 दफ़ा आ रहा है, रोल नंबर 2 भी 2 दफ़ा आ रहा है। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं इस वाले कॉलम में। ये जब इनको रिलेट किया जाता है तो यहाँ पे ये एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है, जबकि रिज़ल्ट के टेबल में ये ही कॉलम एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है। तो जब इनका रिलेशनशिप बनाया जाता है एमएस एक्सेस में या किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में, अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपने ये प्राइमरी की ये फॉरेन की बना ली, अब फ़ायदा ये होगा कि अब लेट्स सपोज़ कोई यूज़र इसमें रिज़ल्ट टेबल में रोल नंबर 3 एंटर करने लगा है, तो आपका सॉफ्टवेयर एंटर ही नहीं करने देगा उसको, क्योंकि रोल नंबर 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई ये कोई स्टूडेंट ही नहीं है, आप क्यों इसका रिज़ल्ट एंटर करें। इट वॉन्ट लेट यू एंटर द रिकॉर्ड, क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी ना कि स्टूडेंट टेबल में वो स्टूडेंट है ही नहीं है और उसका रिज़ल्ट बना रहा है कॉलेज, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली जब ये फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप बनाई गई तो उससे ऑटोमेटिकली इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है, सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा है। इट वॉन्ट लेट यू एंटर द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 3 अनलेस एंड अनटिल यू एंटर द डिटेल्स ऑफ रोल नंबर 3 इन द स्टूडेंट टेबल। पहले आप रोल नंबर 3 का नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी रोल नंबर, तीनों चीज़ें स्टूडेंट टेबल में एंटर करेंगे, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट टेबल में उसका रिज़ल्ट एंटर करने देगा। सो इसका ये इनकन्सिस्टेंसी को रोक रहा है ना, डाटा को कंसिस्टेंट रख रहा है, ठीक है। सो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की वजह से क्या हो रहा है, डाटा जो है वो आपका कंसिस्टेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह कुछ और डाटा पड़ा हुआ है और किसी जगह कुछ और डाटा पड़ा हुआ है। Now moving on to the definition, the referential integrity is a constraint on foreign key value of a relation. यानी constraint rule किस पे लग रहा है, उस foreign key value पे। It states that if a foreign key exists in a relation, then the foreign key value must match the primary key value. मैं रोल नंबर 3 अगर डाल रही थी स्टूडेंट के रिज़ल्ट के टेबल में, वो मैच ही नहीं कर रहा था उससे पेरेंट के टेबल में। पेरेंट टेबल कौन सा था, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रोल नंबर 3 था ही नहीं। तो इससे क्या होता था, एरर आता था और सॉफ्टवेयर मुझे प्रॉम्प्ट करता है कि नहीं, आप ये तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं है भाई। सो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इंश्योर कर रही है कि एक इनकन्सिस्टेंसी ना रहे, वैल्यू जो फॉरेन की में है कोई कॉलम में वही दूसरे टेबल के प्राइमरी की में वाले कॉलम में वैल्यू होना ज़रूरी है। सो
So referential integrity ensures that the relationships between records and related tables remain consistent. यानी consistency इसकी वजह से maintain हो रही है. ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड उस एक टेबल में कुछ और पड़ा हुआ है और दूसरे टेबल में कुछ और पड़ा हुआ है. एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेगा पहले उसकी डिटेल्स एंटर होंगी स्टूडेंट टेबल में, बाद में उसका रिजल्ट जनरेट होगा. ऐसा नहीं है कि पहले ही रिजल्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया. सो दीज टू टाइप्स ऑफ डेटा इंटेग्रिटी जो कि कौन कौन सी हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी हमने पढ़ी है और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पढ़ी है. ये इंश्योर करवा रही हैं कि डेटा बेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो कंसिस्टेंट है, वो करेक्ट डाटा एंटर हो रहा है, इनकरेक्ट डाटा एंटर नहीं करने देंगी. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉब्लम्स इन एंटिटी एट्रीब्यूट्स. अब क्या होता है कि जब हमने पढ़ा है ना कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमने पूरा डेटाबेस डिज़ाइन का पढ़ा था कि पहले ये नहीं है कि बस जी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जंप लगा के जी कंप्यूटर पे बैठ गया है प्रोग्रामर और उसने बैठ के जी धड़ाधड़ जी कॉलम्स और टेबल्स और सारा कुछ बनाना शुरू कर दिया. नो, पहले एक पूरा डेटाबेस डिज़ाइन, बहुत सारे स्टेप्स हैं. पहले प्लानिंग होती है पहले, ठीक है, डिज़ाइंस बनते हैं, मॉडल्स बनते हैं. अब अगर डेटाबेस डिज़ाइन में जैसे हमने पढ़ा था, लास्ट हमने पढ़ा था फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, उसमें इवन एट्रीब्यूट्स कॉलम्स वगैरह भी मेंशन कर दिए जाते हैं कि एंटिटीज़ ये होंगी, टेबल्स ये होंगे और इनके कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स ये होंगे. अब डिज़ाइन बनाते हुए भी समटाइम्स कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, अब उन प्रॉब्लम्स में वो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेन 4 उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे नुकसान क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है और उनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है. अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, 4 मेन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. नंबर 1 इज़ सिनोनिम. सिनोनिम इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा ना, सिनोनिम्स लिखें, मीन्स इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग लिखें इसका, यानी सेम वर्ड. सिनोनिम सेम वर्ड होता है ना, तो उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है एक टेबल में. अगर आप ये टेबल देखें, 2 टेबल्स की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. एक आइटम टेबल है और एक सप्लायर का टेबल है. अब आइटम के टेबल में आइटम्स जो पड़ी हुई है ना शॉप में या कंपनी में, उसकी डिटेल लिखी हुई है कि उसका स्टॉक नंबर क्या है, आइटम का कलर क्या है, आइटम का सप्लायर कोड क्या है. ये एट्रीब्यूट्स हैं 3 ना. ठीक है, सप्लायर कोड से मुराद ये है कि इस आइटम को किस सप्लायर से परचेज़ किया गया है. ठीक है, किस कंपनी से, किस दुकान से, मे बी सप्लायर कोई शॉप हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, उस सप्लायर का कोड क्या है. तो यहाँ पे सप्लायर कोड से मुराद क्या है कि वो जिस सप्लायर से ख़रीदी गई है वो उसका कोड क्या है. अब आइटम के टेबल में ये 3 कॉलम्स हैं. सप्लायर के टेबल में भी ज़ाहिर है वही सप्लायर आईडी होगी ना, वही सप्लायर कोड. ठीक है, अब ये दोनों का नाम सेम होना ज़रूरी है. अगर आइटम के टेबल में उसी चीज़ का नाम सप्लायर कोड है तो सप्लायर के नेम में के टेबल में भी उसका नाम सप्लायर कोड ही होना चाहिए. यहाँ पे सप्लायर यानी वही चीज़, यहाँ पे उसका नाम सप्लायर आईडी लिखी हुई है सप्लायर के टेबल में और आइटम के टेबल में उसी का नाम सप्लायर कोड लिखा हुआ है. तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक टेबल में एक एट्रीब्यूट्स में ये प्रॉब्लम है, ये एक एरर है, इसको रिमूव करना होता है. सो अगर कि डिज़ाइनिंग में किसी ने ये प्रॉब्लम कर दी है तो उसको आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को आप आगे जाके रिमूव करेंगे कि आपने आइटम के टेबल में भी अगर सप्लायर कोड ही नाम लिखा हुआ है तो सप्लायर के टेबल में भी उसी चीज़ का नाम सप्लायर कोड रखेंगे, सप्लायर आईडी नहीं रखेंगे. या सप्लायर के टेबल में सप्लायर आईडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी इसको सप्लायर आईडी कर दें. ऐसा नहीं है कि एक टेबल में उसी चीज़ का नाम कुछ और है और दूसरे टेबल में उसी चीज़ का नाम कुछ और है. So, synonym problem is created when 2 different names are used for the same information or attribute. यानी ये प्रॉब्लम तब अराइज होगा कि 2 डिफरेंट नाम एक ही चीज़ के रख दिए गए हैं. सो इफ़ एन एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 एंटिटी, अब एक ही एट्रीब्यूट है, एक ही चीज़ है जो 2 एंटिटीज़ में, एक आइटम एंटिटी में है और एक सप्लायर एंटिटी में एक ही चीज़ है ना, तो नेम भी दोनों का फिर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दोनों तरफ या सप्लायर कोड हो या दोनों तरफ सप्लायर आईडी हो. सो सिनोनिम का प्रॉब्लम अगर डिज़ाइनिंग करते हुए आ गया है सो दिस प्रॉब्लम शुड बी रिमूव्ड. ठीक है, इस चीज़ को रिमूव करना चाहिए, इसको करेक्ट करके सप्लायर के टेबल में भी इसका नाम सप्लायर कोड ही रख लें. दूसरा प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकता है,
Homonyms. Homonym problem is created when same name is used for two different, यानी ये सिनोनिम का ऑपोजिट है. वहाँ पे सिनोनिम में क्या था कि चीज़ सेम थी, नाम डिफरेंट रख लिए थे. यहाँ पे क्या है, नाम सेम रख लिए लेकिन एक्चुअली चीज़ डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल दो टेबल्स हैं, दो एंटिटीज़ हैं. कौन कौन से? एक सप्लायर और एक कस्टमर और एक सप्लायर. दो टेबल्स हैं ये. कस्टमर में जो नाम रखा गया है, कंपनी नेम रखा गया है, यानी कस्टमर एक कंपनी हो सकती है ना, उस कंपनी का नाम. सप्लायर अब डिफरेंट होता है ना, कस्टमर डिफरेंट है, सप्लायर डिफरेंट है. अब सप्लायर का भी नाम होगा कोई ना कोई, उसकी भी का भी कोई नेम होगा. अब कस्टमर का नाम भी के कॉलम का भी कंपनी नेम रख दिया गया है और सप्लायर के नेम का कॉलम भी कंपनी नेम ही रख दिया गया है. तो इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? इट्स अ होमोनिम. ये एक्चुअल चीज़ डिफरेंट थी, ये कस्टमर की कंपनी थी. ये क्या थी? ये वाली कंपनी नेम किसका है? सप्लायर का है. सो नाम लेकिन दो डिफरेंट टेबल्स में हैं, चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन नाम उनका सेम रख दिया गया. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को कहेंगे इट्स अ होमोनिम प्रॉब्लम. तो इस नाम को चेंज होना चाहिए. आप यहाँ पे मे बी कस्टमर नेम कर लें और इस सप्लायर वाले कॉलम में आप इसको सप्लायर नेम कर लें. नाम दोनों डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें एक्चुअली डिफरेंट हैं. सो दिस प्रॉब्लम शुड ऑल्सो बी रिजॉल्व्ड. तीसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है? रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन. अच्छा, अब रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का वर्ड पहले मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ. रिडंडेंट का मतलब होता है ना कि एक्स्ट्रा जैसे है या डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है, उसको रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन बोलेंगे. रिडंडेंट मीन्स अननीडेड और अननेसेसरी. इट रेफर्स टू डुप्लीकेशन. डाटा दो जगहों में एक जैसा पड़ा हुआ है, इसको हम रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन कहेंगे. हमने पढ़ा था डेटाबेस में हमेशा रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है. अब लेट्स सपोज डिज़ाइनिंग करते हुए क्या किया है कि एम्प्लॉय का टेबल बनाया गया है और उसमें दो कॉलम्स बना दिए गए हैं, एक एम्प्लॉय एज और एक डेट ऑफ बर्थ. अब देखिए दोनों चीज़ें एक ही हैं जब, तो आपको दो कॉलम्स बनाने की क्या ज़रूरत है? हम एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट कर सकते हैं ना. अब इसका नुकसान ये हो सकता है अगर आप दो कॉलम्स बना देंगे और कोई रिकॉर्ड एंटर कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ वो डाल देता है 2000, ठीक है, और एज उसकी बना देता है लेट्स सपोज 30, एक एंटर गलती से कर देता है 30 ईयर्स. अब तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंटर हो गई कि डेट ऑफ बर्थ अगर 2000 थी तो उस 2020 तक उसकी 20 साल उम्र होनी चाहिए थी, तो गलती से एज में क्या डाल दिया? 30 डाल दिया. सो ये प्रॉब्लम आ सकती है ना. इसीलिए आपको जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैलकुलेट हो सकती है तो आपको अलग-अलग कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको एक जैसी इन्फॉर्मेशन बार बार यूज़र से एंटर कराने की ज़रूरत नहीं है. सो आप क्या करें, ओनली एक ही कॉलम इस एम्प्लॉय के टेबल में बनाएं जो कि डेट ऑफ बर्थ आप बना दें, जिससे क्या होगा, उसकी एम्प्लॉय की एज कैलकुलेट हो जाएगी. सो सेम इन्फॉर्मेशन को अननेसेसरीली स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है. Then we have last problem in an entity or attribute, that is mutually exclusive data. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा को अगर आप सिंपल वर्ड्स में लेंगे तो वो ये है कि ऐसा कोई भी डाटा मतलब कॉलम्स जिसमें आपने ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ एंटर करनी है, ठीक है. जैसे एम्प्लॉय का टेबल है, अगर आप एग्जांपल में देखें, इसमें देखें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से कॉलम है. एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय मैरिड और एम्प्लॉय सिंगल. अब इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी आपने 1 एंटर की, एम्प्लॉय नेम जी जाहिद एंटर कर दिया, एम्प्लॉय मैरिड येस, एम्प्लॉय सिंगल एंड नो. इनके आंसर्स किस में? येस नो में ही आएंगे ना. क्या वो मैरिड है तो आप लिखेंगे येस, और फिर सिंगल में आप क्या लिखेंगे? नो. अब यहाँ पे कोई यूज़र एंटर करते वक्त गलत भी तो एंटर कर सकता है, इधर भी येस लिख दे, इधर भी येस लिख दे, मैरिड में भी येस और सिंगल में भी येस लिख दे. तो आपको ऐसा कॉलम नेम रखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है. इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ना, डाटा इनकरेक्ट डाटा एंटर हो सकता है. इसकी जगह आप क्या करें, एक ही कॉलम बना लें. वो कॉलम क्या बनाएं, जैसे मैरिटल स्टेटस का बना लें. आप इन दोनों की जगह एक कॉलम बना लें जो कि होगा मैरिटल स्टेटस, जिसमें यूज़र एंटर करेगा या मैरिड या फिर सिंगल. सो ये जब इस तरह से करेंगे तो अब एरर आने का चांस
नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए दो वक्त में एक वक्त में बंदा मैरिड और सिंगल एट अ टाइम तो नहीं हो सकता ना, या वो मैरिड होगा या सिंगल होगा। सो ऐसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप एक ही कॉलम रखें, ठीक है, और उसका नाम कुछ ऐसा रख दें कि जिसमें यूज़र जो है वो या मैरिड एंटर कर सकता है या फिर जो है वो सिंगल एंटर कर सकता है। सो two events are said to be mutually exclusive if they cannot occur at the same time। अगर दोनों ही यस कर दी हैं तो इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस की प्रॉब्लम आ रही है कि मैरिड भी यस हो गया, सिंगल भी यस हो गया। इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया, ठीक है। कि आपने, और ये ज़्यादातर तभी होगा, ये प्रॉब्लम तभी आएगी जब ट्रू फॉल्स में आंसर्स आ रहे हैं। देखिए एम्प्लॉय मैरिड है, आपने इधर भी ट्रू कर दिया और सिंगल में भी आपने ट्रू कर दिया। सो ये चार मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिज़ाइनिंग के बाद अगर स्टिल देयर इज़ दीज फोर प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, जिसकी वजह से डाटा की इंटेग्रिटी में कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डाटा इनकरेक्ट एंटर हो सकता है। तो आप इन चार प्रॉब्लम्स को भी जो है एज अ डिज़ाइनर या एज अ डेवलपर जो है वो आप इसको रिमूव करें, और उसके बाद आप अपना जो है वो सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं तो इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के बाद ये टेबल्स जो हैं, इनके टेबल्स ऐसे बनाएं और इनके कॉलम्स इस तरह से बनाए जाएं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। दीज वर द क्वाइट ईजी टॉपिक्स एज वेल। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नॉर्मलाइजेशन का है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।